दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। उज्जैन में विकास दुबे की एलानिया गिरफ्तारी के बाद दो तरह की आवाज़ें बुलंद थीं। एक खेमा इसे फिक्स बता रहा था तो दूसरा सरकार का प्रवक्ता बन बैठा था। कुछ लोग तीसरी तरह की आवाज़ उठा रहे थे जिसमें आशंका थी। सार यह था कि दुबे को उज्जैन से लाते वक्त रास्ते में वह भागने की कोशिश करेगा और मारा जाएगा। सही, ये तीसरे लोग ही निकले। वैसे जो 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा हो, 60 से ज़्यादा अपराधों में नामजद हो, उसका अंत होना ही चाहिए। लेकिन यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका का काम है। जब आप दूसरे की जिम्मेदारी सर पर उठा लेते हैं तो सवाल भी उठते हैं और सिस्टम से भरोसा भी डगमगाता है। आप कहेंगे कि इसी न्यायपालिका ने उसे जमानत दी थी। ऐसा ना होता तो वह 8 पुलिस कर्मियों की हत्या नहीं करता। पलटकर कोई पूछ दे कि थाने में घुसकर मंत्री का दर्जा रखने वाले एक शख्स के हत्यारे के खिलाफ पुलिस एक भी चश्मदीद खड़ा क्यों नहीं कर पाई? एनकाउंटर की सूचना थाने से कैसे लीक हो गई? पूछा तो ये भी जा सकता है कि वह सियासत में क्या कर रहा था, अखबारों में उसके विज्ञापन कैसे छपते थे। कुल मिलाकर वह था तो एक सर्वदलीय सहयोग की ही उपज। आप न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर दूसरों के दामन को साफ नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए कठिन सवालों से मुंह मत फेरिए। आखिर क्या कारण है कि विकास दुबे के साथी एक एक कर मारे गिराए गए? सबने भागने की ही कोशिश की। काफिले की वह बड़ी गाड़ी पलटी जिसमें दुबे सवार था। हथकड़ी में कैद दुबे एसटीएफ जवानों से पिस्टल छीनकर गाड़ी से निकल कर भागता है और जवान फंसे ही रह जाते हैं। अंत में वो मारा जाता है। फिल्में तो तुमने बहुत सी देखी होंगी। संयोग देखिए, सारे संयोग विकास दुबे के प्रकरण में हुए। एक भी संयोग कमलेश तिवारी की हत्या के प्रकरण में क्यों नहीं हुआ? आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, इसलिए हम आपको बता दें कि यूपी की राजधानी में कमलेश तिवारी को 18 अक्टूबर 2019 को रेत दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि पहले उससे गोली मारी गई और फिर चाकू से 15 बार वार किए। 3 दिन बाद हत्यारे मोइनुद्दीन और अशफाक राजस्थान गुजरात के बॉर्डर से पकड़े गए। दुबे की मां ने तो कहा था कि उसके बेटे ने गलत किया है, एनकाउंटर कर दो। इन हत्यारों के परिवार वालों ने कहा था कि तुम बचकर घर पहुंचो, हम देख लेंगे। लेकिन मोइनुद्दीन और अशफाक के साथ कोई संयोग नहीं हुआ। इस मामले में न्यायपालिका पर हमारा अटूट विश्वास है। संयोग तो नावेद के साथ भी नहीं हुआ, जिसे कमलेश तिवारी के हत्यारों को नेपाल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। बरेली का मौलाना कैफी तो वकीलों की फौज खड़ा कर जमानत पर बाहर आ गया। उस पर हत्यारों की मदद, अपने घर में पनाह देने जैसे संगीन आरोप हैं। लेकिन तब आपका न्यायपालिका से भरोसा नहीं हिला, हिलना भी नहीं चाहिए। कैमरे में गोलियां बरसाते कैद कसाब को भी पूरी प्रक्रिया के तहत सज़ा दी गई थी। यही भारतीय व्यवस्था की शरीयत और खिलाफत की व्यवस्था से अलग करती है। फेक होने की गवाही देते एनकाउंटर उस पर बदनुमा दाग है। इसलिए जब पुलिस एनकाउंटर करने लगे तो वाह योगी जी वाह कहकर आंकड़े गिनाने का वक्त नहीं है, सवाल पूछने का वक्त है। कठिन सवाल। आखिर 1986 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद पुलिस सुधार उस राज्य में क्यों लागू नहीं हो पाया? जहां के डीजीपी रहे प्रकाश सिंह की याचिका पर फैसला सुनाते ऐसे कहा गया था कि 1986 से 2020 तक उत्तर प्रदेश में कितने साल बीजेपी रही यह गुणा भाग कर लीजिए, तस्वीर क्लियर हो जाएगी। असल में आप हर उस व्यक्ति को ढेर करते हैं जो कॉकस से पैदा होता है, जिसकी नज़र में आने के बाद काकस को घेरने का खतरा पैदा होता है, चाहे वो श्री प्रकाश शुक्ला हो या विकास दुबे। ऐसा भी नहीं है कि ये सब कुछ उत्तर प्रदेश या केवल बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है। अपनी अपनी सहूलियत से सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन आप तो सहूलियत से सवाल पूछना बंद करिए। जनता से झटके में प्रवक्ता मत बनिए। सहूलियत से सवाल पूछना और प्रवक्ता बनना जब तक बंद नहीं करेंगे, न मूल सवालों पर बात होगी और ना ही सिस्टम बदलेगा। फिर वे अपनी सहूलियत से सोहराबुद्दीन, इशरत जहां, तुलसी प्रजापति जैसे के एनकाउंटर पर सवाल उठाएंगे। आप पक्ष में दलील देंगे, जब आप दूसरे नाम पर सवाल उठाएंगे वे आपके विरोध में खड़े होंगे।
लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। और चुप तो कतई मत रहिए, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे गए हैं। जो तटस्थ है समय लिखेगा, उनका भी अपराध लिखेगा। इसलिए अपराधी बनने से बेहतर है बोलना, आवाज़ उठाइए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।